A picture is not only a picture but it has something inside. एक चित्र वास्तव में केवल एक चित्र ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ है जो एक मैसेज है जो इसको बनाने वाला देना चाहता है अपनी कला के जरिए। यही मैसेज इस चैप्टर में दिया गया है और ये क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का चौथा चैप्टर है, लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो नेथाली ट्रोबरॉय ने लिखा है। ये अर्जेंटीना की लेखिका थी, ये एक आर्ट हिस्ट्रियन है। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे कोई कला जो विकसित की जाती है, वास्तव में उसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं हो सकता, मनोरंजन के अलावा उसका बहुत कुछ उद्देश्य होता है। वही चीज इस चैप्टर में बताई गई है। तो चैप्टर को आप लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, और इसमें बहुत कुछ है जो मैसेज देता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 18th century। कि A wonderful old tale कि एक पुरानी एक आश्चर्यजनक कहावत है, इज टोल्ड जो कही जाती है, अबाउट द पेंटर वू दाऊजी, जो वू दाऊजी के बारे में कही जाती है, जो 8th सेंचुरी के आसपास जो रहते थे। हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टेंग एम्परर जुआंगजोंग। कि उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप थी, यानी एक चित्र था जो लैंडस्केप आकार में होता है, जो कमीशन्ड था, यानी किसी के आदेश पर बनाया गया था। वो आदेश यानी किसी के लिए बनाया जाना वो कहलाता है। और वो बनाया था जो टेंग सम्राट थे जुआनजोंग के लिए वो बनाया गया था, यानी उनके आदेश पर वो बनाया गया था, कमीशन्ड था उनके द्वारा। टू डेकोरेट आ पैलेस वॉल, यानी जो चित्र बनाया गया था उससे पैलेस की वॉल यानी महल की दीवार को सजाना था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। अब जब उस मास्टर ने, उस कलाकार ने, वू दाऊजी ने वो चित्र बनाया तो उसने अपने कार्य को एक स्क्रीन यानी एक पर्दे के पीछे उसने हिडन कर दिया, छिपा दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि जिससे केवल जो महाराज हैं, जो राजा हैं, वही केवल इसको देख सके। फिर आगे, फॉर अ लॉन्ग वाइल, अब फॉर अ लॉन्ग वाइल बहुत समय तक, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, बहुत समय तक उस राजा ने उस वंडरफुल सीन यानी उस चित्र की उसको एडमायर किया, माने उसकी प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, डिस्कवर करते हुए, यानी उसको अनावरण उसका करते हुए। जब उन्होंने अनावरण उसका किया तो उन्होंने उसमें क्या देखा? फॉरेस्ट, जंगल थे, हाई माउंटेन, ऊंचे ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल्स, झरने, क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, कि इमेंस माने विशाल, कि विशाल आकाश में क्लाउड्स फ्लोटिंग, तैरते हुए बादल, ये सब वहां चित्र थे उस लैंडस्केप में। मैन ऑन हिली पाथ्स, की पहाड़ी जो पगडंडियां थी उन पर लोग थे, यानी चित्र बताया जा रहा है। ये जो लैंडस्केप है उसमें जंगल हैं, हाई माउंटेन से ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वाटरफॉल से बादल तैर रहे आकाश में, और मैन ऑन हिली पाथ्स, यानी जो पहाड़ी एरिया उधर बना है और उस पहाड़ी एरिया में जो पाथ है, मार्ग हैं, हिली पाथ्स हैं, उन पर लोग दिखाई दे रहे हैं। एंड बर्ड्स इन फ्लाइट, और चिड़ियां भी अपनी फ्लाइट में हैं, यानी चिड़ियां भी उड़ रही हैं, यानी उड़ते हुए पक्षी। लुक सायर, सायर माने महाराज, कि देखिए महाराज, सेट द पेंटर, कि पेंटर ने कहा कि महाराज देखें, इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, कि जो उस पर्वत के फुट माने तली में जो गुफा है उसमें देखें, उस ओर इशारा जो चित्रकार है वो इशारा करता है। ड्वेल्स अ स्पिरिट, और बोलता है कि ड्वेल्स अ स्पिरिट, कि एक आत्मा है, एक स्पिरिट है जो वहां रहती है। कहता है पहाड़ी के दामन में, इस गुफा में एक स्पिरिट रहती है, एक आत्मा रहती है। और फिर वो आगे कहता है, आगे क्या होता है? द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, वो अपनी ताली बजाता है, क्लैप करता है, हिज हैंड्स, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और जो प्रवेश द्वार होता है, एंट्रेंस होता है उस गुफा का, वो खुल जाता है। यानी उसकी चित्र में एक ऐसी जीवंतता है, ऐसा एक आकर्षण है, ऐसा एक रहस्य
कि वो बताता है इशारा करके कि देखिए उस गुफा में एक परी रहती है, या ये कहें कोई स्पिरिट रहती है, परी ना कह के स्पिरिट कहीं हुई आत्मा रहती है। अब परी से भी अर्थ ले सकते हैं कि वो अब जब वो अपनी तालियां बजाता है तो क्या होता है, उसका एंट्रेंस जो होता है वो खुल जाता है, यानी उसका जो प्रवेश द्वार होता है वो खुल जाता है। फिर वो इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। अब जो उसका आंतरिक भाग रहता है वो स्प्लेंडेड रहता है, शानदार रहता है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, कन्वे माने होता है पहुंचाना, मैसेज देना, कि जिस मैसेज को कोई शब्द नहीं दे सकते, अर्थात वो जो वहां अंदर है उसको किन्हीं शब्दों के थ्रू कन्वे नहीं किया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मजेस्टी द वे। अब पेंटर कहता है प्लीज लेट मी शो, मैं दिखाता हूं या मुझे दिखाने दे, द शो योर मजेस्टी द वे। योर मजेस्टी माने महाराज, कि महाराज मुझे रास्ता दिखाने दे, यानी मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। द पेंटर एंटर्ड द केव, और जो पेंटर होता है वो गुफा में प्रवेश कर जाता है। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जो एंट्रेंस होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो दरवाजा बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, और इसके पहले कि एस्टोनिश्ड एम्परर यानी चकित सम्राट कुड मूव और अटर अ वर्ड, कुड मूव यहां तक कि वो हिल सके, ये एक शब्द भी बोल सके, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, और तुरंत ही उसके हिलने या एक शब्द बोलने से भी पहले, अटर करने से भी पहले, बोलना माने अटर करना, उससे पहले ही क्या होता है, वो जो दीवार से जो पेंटिंग होती है वो वेनिश हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाउजीज ब्रश वाज लेफ्ट, कि नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाउजीज ब्रश, कि वू दाउजी के द्वारा चलाए हुए ब्रश का एक ट्रेस, एक चिन्ह भी वहां नहीं बचता, यानी एक उसने जो ब्रश चला के जो कलर किया उस कलर का एक अंश भी नहीं वहां बचता, यानी कुछ भी नहीं दिखता, सब पूरी पेंटिंग गायब हो जाती है। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और ऑथर कहते हैं कि फिर वो कलाकार इस संसार में फिर कभी नहीं दिखा, यानी एक बार उसने जो चित्र बना दिया वो जीवंत चित्र था, और फिर वो चित्र के साथ ही सदा के लिए अदृश्य हो गया। आगे देखें, आगे ऑथर कहती हैं सच स्टोरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, कि चाइना की शास्त्रीय शिक्षा में, क्लासिकल एजुकेशन में ऐसी कहानियां एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, यानी ऐसी कहानियों का एक अपना महत्व है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम। अब कन्फ्यूशियस की बुक को ले लें या जुआंगजी की बुक को ले लें, इनकी जो किताबें हैं वो अपने आप में ऐसी ही कहानियों से भरी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिप्लिन इन द राइट डायरेक्शन, और ये किताबें गुरु जो मास्टर होता है किसी भी कला का, उसको ये गाइड करती हैं, ताकि मतलब मदद करती हैं। दे हेल्प द मास्टर, वो उस गुरु की मदद करती हैं गाइड करने में, अपने शिष्य को गाइड करने में, इन द राइट डायरेक्शन, कि ऐसी किताबें पढ़ के गुरु अपने शिष्य, गुरु को मदद मिले ताकि वो अपने शिष्य को सही दिशा में गाइड कर सके। बियॉन्ड द एनेक्डोट, अब लेखक कहते हैं अब थोड़ा हट के बात करते हैं एनेक्डोट, यानी इस दंत कथा की आगे चलकर बात करें तो दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। अब लेखक कहता है यदि कहानी की अब आगे बात करें तो दे आर डीपली रिवीलिंग, रिवील माने होता है प्रकट करना, तो ऐसी कहानियां बहुत गहराई से प्रकट करती हैं उस स्पिरिट को, उस भाव को, इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, कि जिसमें कला को माना जाता है, या कला जिसके लिए बनाई जाती है, जिस कार्य के लिए या जिस रहस्य को प्रकट करने के लिए, जिस भाव को प्रकट करने के लिए वो ये कला प्रकट करती है। तो लेखक कहता है कि यानी अगर अब इसके परे ही बात की जाए, कहानी से परे बात की जाए, तो वे कला की भावना को व्यक्त करती हैं। आगे फिर वो कहता है कंट्रास्ट दिस स्टोरी, अगर अब इस स्टोरी को कंट्रास्ट करें, इसकी तुलना करें और एनदर फेमस वन, और या फिर कोई और इसके अतिरिक्त कोई और फेमस कोई कथा लें, तो अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि अगर एक कहानी और ली जाए, इस कथा की अतिरिक्त तुलना करें, इसी कथा से एक दूसरी कहानी ली जाए, तो लेखक कहता है वन अबाउट अ पेंटर, कि एक पेंटर था, ऐसी कहानी एक पेंटर के बारे में, हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, कि उसने वो
आई ऑफ ड्रैगन, यानी ड्रैगन की आई को वो ड्रॉ नहीं करता था, यानी आई का चित्र नहीं बनाता था, फॉर फियर इट, क्योंकि उसको ये डर था कि इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, ये पेंटिंग से फ्लाई आउट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स। अब लेखक कहता है कि मेरे नेटिव फ्लैंडर्स यानी मेरे देश फ्लैंडर की एक ये पुरानी ये कहानी है, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, कि जो वेस्टर्न पेंटिंग की एक मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, यानी प्रतीक है, यानी मैं उसको प्रतीक मानता हूँ। कि लेखिका कहती है ऐसी एक कहानी हमारे यहाँ की भी है, हमारे देश फ्लैंडर्स की भी है, कि जिसे मैं वेस्टर्न पेंटिंग का रिप्रेजेंटेटिव मानती हूँ, प्रतीक मानती हूँ। कि जिसमें क्या था कि जो कलाकार था उसने ड्रैगन की आंख खींचने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि वह चित्र में से निकलकर उड़ ना जाए। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प की 15th सेंचुरी में यानी 15वीं शताब्दी में अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैटिसिस, एक मास्टर ब्लैकस्मिथ यानी एक उत्कृष्ट कोटि का जो अपने आप में एक मास्टर है, लोहार, ब्लैकस्मिथ माने होता है लोहार, कॉल्ड क्विंटन मैटिसिस, जिसका नाम क्विंटन मैटिसिस था, फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर, कि उसको एक पेंटर की लड़की से प्रेम हो गया। द फादर यानी जो लड़की का पिता था, द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और वो ऐसे प्रोफेशन वाले यानी ऐसे व्यवसाय वाले व्यक्ति को जो कि एक ब्लैकस्मिथ हो, उसको अपने सन इन लॉ यानी दामाद के रूप में वो स्वीकार नहीं करना चाहता था। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, इसलिए क्विंटन पेंटर की स्टूडियो में स्नीक हो गया, घुस गया, चोरी से चुपके से घुस गया, एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और जो चित्रकार का उस लड़की के पिता का जो स्टूडियो था, उस स्टूडियो में जो पैनल लगाए थे जिस पर वो ड्रॉ कर रहा था, चित्र बना रहा था, उस पर उसने एक उसके हाल ही के पैनल पर उसने एक मक्खी को पेंट कर दिया, यानी मक्खी को बना दिया। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, ऐसी डेलिकेट यानी कोमल यथार्थता के साथ, इतनी सूक्ष्म यथार्थता के साथ, दैट की द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, इतनी यथार्थता के साथ उसको बना दिया कि जो मास्टर था यानी जो वो पेंटर था, उसने इसको स्वेट करने की कोशिश की, मानने की कोशिश की, इसके पहले कि बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, इसके पहले कि वो ये महसूस कर सके कि क्या हुआ, उसने उसको मानने की कोशिश की। फिर आगे देखें, क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, अब क्विंटन को तुरंत ही उसका प्रवेश हो गया एज एन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस माने होता है नौसिखिया या शिष्य, यानी उसने उसको क्विंटन को, उसी पेंटर ने क्विंटन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया अपनी स्टूडियो में, और ही मैरिड हिज बिलव्ड, और फिर उसने जो क्विंटन था और क्विंटन ने अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया, यानी फिर उसकी लड़की से विवाह हो गया, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और फिर बाद में वो अपने समय का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर हो गया, यानी प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक चित्रकार बाद में वो अपने समय का हो गया। गो ऑन माने होता है जारी रहना, यानी वो निरंतर प्रयास करता रहा और फिर एक महान चित्रकार बन गया। आगे ऑथर क्या कहती हैं, दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट, ये दो कहानियां इलस्ट्रेट करती हैं, एक तो वो राजा की कहानी, ऊपर वो सम्राट वुदाउजी की, और ये क्विंटन मैटिसिस की कहानी, ये दोनों कहानियां इलस्ट्रेट व्यक्त करती हैं यानी वर्णन करती हैं, दर्शाती हैं कि व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि ईच फॉर्म ऑफ आर्ट, उधर भी चित्रकारी और इधर भी चित्रकारी, इन दोनों कहानियों में चित्रकारी की जो कथा है, ये जो आर्ट है इसकी जो चित्रकारी है, कि वास्तव में चित्रकारी काहे के लिए होती, क्या चीज अचीव करना चाहती है, ये दोनों कहानियां ये चीज शो करती हैं। तो दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, एक परफेक्ट माने पूर्ण, इल्यूजनिस्टिक यानी जिसमें माया हो, रहस्य हो, इल्यूजन माने होता है भ्रम, तो माया समझे, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, कि जिसमें एक मायावी सादृश्यता हो, इन यूरोप,
यूरोप में, चूंकि एक कहानी यूरोप की है। एंड द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और इसेंस माने सार, ऑफ इनर लाइफ आंतरिक जीवन, एंड स्पिरिट इन एशिया, स्पिरिट माने आत्मा, कि आंतरिक जीवन और आत्मा का जो सार है एशिया में, ये चीजें माने ये दो चीजें इसमें शो होती हैं इन कहानियों में, कि व्यक्ति अंदर से क्या सोचता है और कैसी कला है, या क्या उसका जीवंत कला का भाव है, वो चीज इसमें शो होती है। अब आगे देखें। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग। अब चाइनीज जो स्टोरी है, उस स्टोरी में द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड एप्रिसिएट्स द आउटर अपीयरेंस, कि चाइनीज स्टोरी में राजा एक पेंटिंग को कमीशन करता है, बनवाता है ऑर्डर देकर, एंड एप्रिसिएट इट्स आउटर अपीयरेंस, और उसके आउटर अपीयरेंस को, यानी बाहरी जो उसका हुलिया है उसको वो एप्रिशिएट करता है, प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन जो कलाकार होता है उस कहानी में, वो रिवील प्रकट करता है, हिम माने उससे, राजा से, द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, कि उसके काम की वास्तविक मीनिंग क्या है, जो उसने कार्य किया है या जो उसने चित्र बनाया है उसका वास्तविक अर्थ क्या रखता है, क्या है, वो बताता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी। अब एम्परर किसी टेरिटरी यानी किसी क्षेत्र पर वो राज्य कर सकता है, यानी किसी क्षेत्र का मालिक तो हो सकता है, राजा तो हो सकता है। ही हैज कॉन्कर्ड, जिसको उसने जीत रखा हो। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज, लेकिन केवल कलाकार जानता है कि द वे विद इन, कि उसके अंदर क्या है। लेट मी शो द वे, द दाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ एंड द मेथड। अब जो उस कलाकार ने बताया था राजा को कि लेट मी शो द वे, कि मुझे, मैं आपको दिखाता हूं। द दाओ, जो दाओ शब्द है वो एक ऐसा शब्द है, ऑथर यहां कहती हैं कि जो दाओ शब्द है वो एक ऐसा शब्द है, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द वे, कि दाओ के जो शब्द है, लेट मी शो द वे, में जो आगे देखें, लेट मी शो द वे द दाओ अ बर्ड दैट मीन्स, यानी जो इसमें वे शब्द आया है, वे मार्ग, इसके दो अर्थ हैं। कि पहला तो एक अर्थ है कि बोथ द पाथ और द मेथड, कि यहां दाओ का अर्थ होता है वे, मार्ग। तो इसका ये अर्थ है इधर कि दो अर्थ ये रखता है। पहला तो ये हो गया कि जब वो कह रहा है कि मैं आपको दिखाता हूं, लेट मी शो द वे, मैं आपको मार्ग दिखाता हूं। एक अर्थ तो ये हो गया कि रास्ता, अब इस गुफा में आगे रास्ता कहां जाता है वो मैं दिखाता हूं। दूसरा, किस तरीके से मैंने ये बनाया वो मैं आपको तरीका बताता हूं, या इसमें वास्तव में है क्या वो चीज बताता हूं। माने जब वो पेंटर उसको दिखाना चाहता था सम्राट को, तो यहां दो चीजें शो होती है, एक तो आउटर अपीयरेंस, एक इनर अपीयरेंस, या ये कहें कि इनर स्पिरिट एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। इसके इतने अर्थ हैं, रहस्यमयी कार्य ऑफ द यूनिवर्स, कि इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का रहस्य, ये इसमें कई चीजें हैं। तो वे शब्द का अर्थ जो है वो रास्ता भी है, तरीका भी है, वह ब्रह्मांड का रहस्य भी है। फिर आगे देखें, द पेंटिंग इज गॉन, हालांकि चित्र है जो वो तो अदृश्य हो गया था, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड इट्स गोल, लेकिन आर्टिस्ट अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था। यानी जो आर्टिस्ट शो करना चाहता था उस चित्र के माध्यम से वो उसने कर दिया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, जो किसी भी भौतिक, मटेरियल माने भौतिकवादी, अपीयरेंस यानी हुलिया, यानी भौतिक प्रतीति से जो बिल्कुल अलग था, बियॉन्ड था, परे था, वो चीज वो दिखाना चाहता था और वो उसने दिखा दिया। अब आगे देखें, अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन्ड टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। अब लेखिका यहां कहती है कि अब क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन्ड, अब क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप यानी चित्र का ये मतलब नहीं होता कि ये प्रोड्यूस किया गया, रिप्रोड्यूस किया गया है एन एक्चुअल व्यू, कि जैसा ये बनाया गया है वैसे ही है, वास्तविक दृश्य का चित्रण करना नहीं है इसका, कि जो किसी चीज का चित्र यदि बनाया गया तो उसका मतलब यही हो कि इस चित्र को बनाना ही इसका उद्देश्य है, यही चित्र जिस चीज का है यही इसीलिए मात्र बनाया गया है। जैसे नदी का चित्र है, यदि किसी ने बना दिया तो उसका केवल नदी ही शो नहीं हो रही, उसमें बहुत कुछ शो हो रहा है जो इंटरनल मीनिंग रखता है। फिर यानी
एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, कि जैसे कि पश्चिमी जो फिगरेटिव यानी प्रतीकात्मक चित्र की तरह जो शास्त्रीय चीनी लैंडस्केप है, भूदृश्य है, उसका चित्र वास्तव में, चित्र का अभिप्राय ये नहीं है कि वास्तविक दृश्य का चित्रण करना हो, बल्कि इसके अलग है। तो वेयर एज, जहां, जबकि द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज, जबकि यूरोपियन पेंटर्स आपसे चाहता है कि आप उसकी आंखों को लेकर बोरो कर लें उसकी आंखों को। यानी कहने का मतलब जब कोई कलाकार कोई चित्र बनाता है तो वो जो भी जिसको भी चित्र दिखाता है वो उससे ये अपेक्षा करता है कि वो उसकी आंखों से देखे जैसा उसको दिखाई दे रहा चित्र, ना कि अपनी आंखों से, क्योंकि उसने जो सोच के बनाया वो कुछ अलग सोच के बनाया। तो ये यूरोपियन पेंटर चाहता है कि वो उसकी आंखों को लेकर एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप, और वो देखे एक विशेष लैंडस्केप की तरफ, भूदृश्य की तरफ, एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, ठीक वैसे ही जैसे उसने इसको देखा। तो फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, और एक स्पेसिफिक एंगल से, द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, और चाइनीज पेंटर भी एक सिंगल व्यू पॉइंट, एकमात्र दृष्टिकोण नहीं रखता। वो ये नहीं चाहता कि जो भी इसको देखे वो कोई एक दृष्टिकोण से देखे, यानी चित्रकार ये चाहता है कि उसके चित्र को हर एंगल से देखा जाए और उसको समझा जाए, गहराई से ऑब्जर्व किया जाए। तो हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, जो उसका लैंडस्केप है वो, हालांकि जो चित्र है भूदृश्य, वो एक यथार्थ नहीं है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और फिर आप उसमें आप किसी भी पॉइंट से, है ना, आप उसमें किसी पॉइंट से एंटर कर सकते हैं, यानी कुछ भी उसमें देख सकते, कुछ भी सोच सकते, कुछ भी विचार कर सकते, एंड देन ट्रेवल इन इट, और फिर उस पर ट्रेवल कर सकते। ट्रेवल इन इट माने उस पर भ्रमण करना, मन से भ्रमण करना, है ना। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, एक कलाकार एक रास्ता तय बना देता है अपने चित्र में, आपकी आंखों के लिए, फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, कि उसमें आप ऊपर नीचे ट्रेवल करें, देन बैक अगेन, फिर वापस आ जाएं, इन अ लेजरली मूवमेंट, बड़े लेजरली मूवमेंट में आप, यानी बड़े फुर्सत से आप उसमें ट्रेवल करें, कोई दिक्कत नहीं, यानी आप वापस आ जाएं और बड़े फुर्सत से वापस आ जाएं, बैक हो जाएं, खूब अच्छे से ट्रेवल करें, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। अब लेखक कहता है कि यही हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, जैसे स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली अपन वो करते हैं, दाएं से बाएं चलाते हैं मोबाइल वगैरह में या कंप्यूटर वगैरह में, ठीक वैसे ही आप दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। यही चीज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में भी होती है, इन विच, जिसमें द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, कि जिसमें जो एक्शन होती है स्लोली ओपनिंग, धीरे धीरे हम एक चित्र देखने के बाद दूसरे पर आते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ठीक उसी तरह एक सेक्शन दूसरे सेक्शन, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, फिर इसको रोल करके हम दूसरे पर चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। एट्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, कि ये एक ऐसा एट्स अ डायमेंशन, एक ऐसा आयाम है समय का, विच इज अननोन, जो अज्ञात होता है, टू एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, किसी भी पेंटिंग की फॉर्म के लिए अज्ञात होता है, यानी चित्रों में ये देखने को नहीं मिलता। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, कि जो व्यूअर होता है चित्र को देखने वाला, इसमें जरूरत होती है उसके एक्टिव पार्टिसिपेशन की, यानी वो प्रत्यक्ष उसमें भ्रमण करे, माने प्रत्यक्ष भागीदारी करे, देख रहा हो तो बिल्कुल अटेंटिव होकर देखे। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, और जो व्यूअर होता है वो निश्चय करता है कि एट व्हाट पेस, कि किस गति से उसको पेंटिंग को देखना है, उस पर ट्रेवल करना है। अब पार्टिसिपेशन और एक ऐसी भागीदारी की आवश्यकता है, यानी देखने वाले की एक ऐसी भागीदारी चाहिए चित्र को देखने में, विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, जो फिजिकल भी हो, यानी आंखों से फिजिकली देख भी रहा हो, और मेंटल उसको मन में मनन भी कर रहा हो, सोच भी रहा हो, चित्र के बारे में समझ भी रहा हो। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज। अब चाइनीज पेंटर नहीं चाहता यूरोपियन पेंटर की तरह कि आप उसकी आंखों को लेकर, यानी उसकी आंखों को उधार ले लें, एंड ही, वो क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है
कि वो उसके मन में घुस जाए। यानी जो कला, जो चित्र उसने बनाया है, वो जिस मानसिकता से बनाया वही मानसिकता में वो प्रवेश कर जाए, वो ये चाहता है। द लैंडस्केप इज एन आउटर इज एन इनर वन। और जो लैंडस्केप है, चित्र है, वो अपने आप में एक इनर वन है, यानी एक आंतरिक रचना है। स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक है, इन कंसेप्चुअल स्पेस, और एक कंसेप्चुअल स्पेस है, यानी एक तथ्यात्मक एक स्थान है, यानी क्षेत्र है। यानी ये लैंडस्केप तो है, ये इनर तो है, ये यानी आंतरिक है, ये आध्यात्मिक और वैचारिक है, कंसेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आगे देखें, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई। यानी इस कॉन्सेप्ट को सेंसुई के रूप में व्यक्त किया गया है, लिटरली, कि जिसका मतलब है माउंटेन वाटर, जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर, यानी जिसका लिटरली अर्थ है, यानी शाब्दिक अर्थ है माउंटेन वाटर, यानी पर्वत पानी से मतलब है। विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, कि जिसको एक साथ प्रयोग करके लैंडस्केप को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी जो भूदृश्य होता है उसको रिप्रेजेंट किया गया। तो मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, कि किसी इमेज के दो एलिमेंट से ज्यादा। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, कि ये चित्र, किसी चित्र के दो से अधिक तत्व है ना, कि दीज मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज के दो से अधिक तत्वों से ज्यादा। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये दो पोल्स को, दो ध्रुवों को, कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स माने पूरक ध्रुव के प्रतीक होते हैं। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो दाओ यानी दाओ की जो कल्पना है, व्यू है, दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, यानी जो यूनिवर्स का दाओ की कल्पना, उसको ये चित्र रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। अब समझना कैसे, माने इन चित्रों को माउंटेन वाटर का प्रतीक माना गया, जिसमें ये दो पोल दर्शाते हैं। अब वो दो पोल क्या है, इसको समझें। द माउंटेन इज यांग, दाओ में इसको कहा गया है यांग, और उसको कहा गया है इन, यानी पानी को इन कहा गया। समझिए जरा इसको। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो पर्वत होता है वो रीचिंग वर्टिकली, वो लंबत आकाश की ओर बढ़ता है। स्टेबल, जो स्थिर होता है, वार्म होता है, जिंदा दिल होता है, यानी बिल्कुल ऊर्जा से भरा हुआ है ना। एंड ड्राई इन द सन, और सूर्य में ड्राई होता है, शुष्क होता है, गर्म होता है, वार्म होता है, ड्राई होता है सूर्य में, मतलब धूप में। वाइल द वाटर इज इन, और लेकिन जो वाटर यंग इन, ये समझें आप माउंटेन वाटर को, इन चित्रों का मतलब समझे, इसके दो पोल हैं, यंग और इन, पर्वत और पानी। यंग माने है पर्वत और इन माने है पानी। तो वाइल द वाटर इज इन, लेकिन जो पानी है वो इन है। जो अब पानी कैसा है, हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज रूप में फैला है, और रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो जमीन पर विश्राम कर रहा है, फ्लूइड के रूप में है, मोइस्ट नम है, एंड कूल है, ठंडा है। द इंटरेक्शन ऑफ इन, अब जो इंटरेक्शन है इन का, वो क्या है, रिसेप्टिव है। अगर देखा जाए इसका जो परस्पर संबंध है वो क्या है, तो जो इन है यानी पानी है वो रिसेप्टिव है। फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, वो विश्व की एनर्जी का फेमिनाइन एस्पेक्ट है, यानी स्त्रीत्व पक्ष है। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और जो इसका काउंटर पार्ट, विरोधी तत्व है दूसरा, यंग, वो एक्टिव है और मैस्कुलिन, यानी पर्वत को पुरुष और सक्रिय माना, और इसको निष्क्रिय और रिसेप्टिव माना, यानी ग्रहणशील, यानी विश्व की ऊर्जा का प्रतीक माना इनको। तो फिर आगे, एंग एक्टिव एंड मैस्कुलिन इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओस, ये दाओइज्म का फंडामेंटल नोशन है, यानी आधारभूत मत है कि यंग और इन, यंग पुरुष का प्रतीक और एक्टिवनेस का प्रतीक, और इन स्त्री और ग्रहणशीलता का प्रतीक।
व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अब लेखक आगे कह रही हैं कि व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड, कि प्रायः कौन सी चीज है जिसको ओवरलुक कर दिया जाता है, माने उसको ध्यान नहीं दिया जाता, वो क्या है? इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, वो आवश्यक तीसरा एलिमेंट, वो तीसरा एलिमेंट है। और वो तीसरा एलिमेंट क्या है? द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, यानी वो मिडिल वॉइड, वो बीच का वॉइड स्थान, खाली स्थान, जहां देयर इंटरेक्शन मानो उनका पारस्परिक इंटरेक्शन, एक दूसरे से जुड़ाव घटित होता है, टेक्स प्लेस। तो दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। इसको हम योग की, प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है उससे तुलना कर सकते हैं। यानी यांग और इनके बीच का मध्य का स्थान है, वही उनके मिलने का स्थान, उनके इंटरेक्ट करने का स्थान है। जैसे प्राणायाम में ब्रीथ इन, श्वास को अंदर करना, एंड रिटेन, फिर उसको रोकना, एंड ब्रीथ आउट, छोड़ देना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड, और जो सस्पेंशन, श्वास को जो ठहराना है, रोकना है, वो एक वॉइड स्थान है, खाली स्थान है, वेयर मेडिटेशन ऑकर्स, कि जहां ध्यान अकर्स होता है, घटित होता है, यानी उस खाली स्थान में ही ध्यान घटित होता है। द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल, और जो मिडिल वॉइड है यानी बीच का जो स्थान है वो आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, यानी बिना श्वास को रोके कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, हेंस द इंपोर्टेंस ऑफ द वाइट। इसी प्रकार लेखक कह रहा है, अब चित्रकारी में भी यदि बात आए तो जो वाइट कलर होता है वो अपने आप में इंपोर्टेंस रखता है, यानी सारे कलर तो होंगे ही अपनी जगह, लेकिन वाइट के बिना कुछ नहीं होगा। अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, कि चाइनीज लैंडस्केप में जो व्हाइट हिस्सा होता है वो अनपेंटेड है, यानी व्हाइट तो व्हाइट है, उसको थोड़ी पेंट करेंगे, या उस पर जो भी पेंट करेंगे वो दूसरा कोई अन्य कलर पेंट करेंगे, तो वो अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व रखता है। ठीक वैसे ही जैसे योग में यानी श्वास को रोकना, यानी कुंभक करना अपने आप में एक विशेष महत्व है, वैसे ही व्हाइट कलर भी चित्रकारी में विशेष महत्व रखता है। आगे देखें, दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। अब यही दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, यही वो चीज है जहां मनुष्य का अपना एक फंडामेंटल, एक उसकी मूल भूमिका है, फंडामेंटल रोल है। इन दैट स्पेस, उसी स्पेस में, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और जमीन के स्पेस में। अब स्वर्ग को यहां हम प्रतीक मान सकते हैं यंग का, और अर्थ को मान सकते हैं इनका, कि इसके बीच का जो स्पेस है, ही बिकम्स, अब मनुष्य को ही मान लिया जाए इधर, तो ही बिकम्स द कंडुइट, ही बिकम्स द कंडुइट, माने वो कंडुइट एक चैनल बन सकता है, एक नली बन सकता है ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के दोनों पोल, यानी धरती और आकाश के बीच जो स्पेस है वही इन दोनों के इंटरेक्शन का एक माध्यम है, यानी इनके वार्तालाप का माध्यम है, इनके कम्युनिकेट होने का माध्यम है। तो हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, यानी बिना स्पेस के धरती और आकाश का मिलन नहीं हो सकता, बिना खालीपन के। तो ये आवश्यक है, उसकी उपस्थिति, यानी उस स्पेस की उपस्थिति आवश्यक है। जैसे कलाकारी में सफेद कलर आवश्यक है, व्हाइट आवश्यक है, वैसे ही इवन इफ, यहां तक कि यदि इट इज ओनली सजेस्टेड, हालांकि ये सजेस्ट है, केवल सजेस्ट किया गया है कि फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, कि फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, कि खोने से बहुत अलग, दूर, और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, या लॉफ्टी पीक्स यानी उन्नत चोटियों में ऑप्रेस्ड होना, दमित होना या गुम हो जाना, यानी ऊंची पर्वत चोटियों के बीच गुम होने, अथवा यानी लॉस्ट होने, खत्म होने, और ऑप्रेस्ड माने होता है दमित होने, और दमित होने यानी दब जाने की बात तो दूर, इसकी तो बात दूर, यानी फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, यानी ऊंची पर्वत चोटियों के बीच गुम होने अथवा दब जाने की बात तो दूर। ही इज, वह है कौन? मनुष्य। ही इज इन फ्रांसिस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप, यानी फ्रांकोइस चेंग की अद्भुत अभिव्यक्ति में तो वह भूदृश्य की आंख है। यानी कौन है आंख? ये हम मान सकते हैं जो स्पेस है वो आंख है, यानी धरती और आकाश के बीच स्पेस है, वो फ्रैंकोइस चेंग ने बहुत
अच्छी बात इसके लिए कही है कि उसको द आई ऑफ द लैंडस्केप माना जाता है, यानी धरती और आकाश के बीच जो गैप है वो आई ऑफ द लैंडस्केप है, यानी भूदृश्य की आंख है, उसको आंख कहा गया। ठीक, आगे देखें तो एग्जैक्ट फ्रॉम लैंडस्केप, यानी इसको इससे इस पूरी निबंध को लिया गया है लैंडस्केप ऑफ द सोल से, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइड। जो है वो एक आर्टिकल है जो हिंदुस्तान टाइम्स के 28 अगस्त 2005 में छपा था। बिंदा सूरी ने इसको लिखा था। तो इस आर्टिकल को जरा समझते हैं, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। तो वेन फ्रेंच पेंटर जीन ड्यूबुफेट मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, जब फ्रेंच के पेंटर जीन ड्यूबुफेट ने प्रस्तुत किया, मूट माने होता प्रस्तुत कर, मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन 1940, कि 1940 में जब इन्होंने आर्ट ब्रूट के कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया। द आर्ट, अब ये जो कौन सा कॉन्सेप्ट है, द आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये अनट्रेन्ड विजनरी की जो कला है, यानी अकुशल विजनरी की जो कला है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में थी, यानी लोग इसको कम महत्व देते थे आर्ट ब्रूट को। तो फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट विल्ड बिगिनिंग्स, कि इसकी जब शुरुआत हुई थी लगभग ऑलमोस्ट बिल्ड थी, वो गुप्त थी, यानी वो खुली हुई नहीं थी, लोग इस चीज को बहुत कम जानते थे, लोगों के सामने ये अच्छा मतलब ढकी हुई थी। आउटसाइडर आर्ट हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और फिर ये धीरे धीरे आउटसाइडर आर्ट को एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया मान लिया। आउटसाइडर आर्ट क्या है, इसको समझिए, आर्ट से अलग की चीज, कि जैसे टूटी फूटी चीजों से कोई चीज बना देना, उसको भी आर्ट में तब्दील करना, ये आउटसाइडर आर्ट मानी जाती है। तो इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली, तो कंटेम्प्रेरी आर्ट यानी तत्कालीन कला में इसको इंटरनेशनली, फिर बाद में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया हो गया। पहले इसको कोई विशेष, प्रारंभ में ये बहुत गुप्त था, विल्ड था, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया हो गया इंटरेस्ट का, यानी इसमें लोग रुचि लेने लगे। अब आगे देखें, दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। अब ये जो शैली है, ये जो जेनर है, यानी कला, आउटसाइडर आर्ट की जो ये शैली है आर्ट की, इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज, ये उनकी कला के रूप में व्यक्त की जाती है, हु हैव नो राइट, जिनको कोई अधिकार नहीं, टू बी आर्टिस्ट होने का, एज चूंकि दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली होती है जो इस कला को बनाते हैं। एट तो भी सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, तो भी वो अपने टैलेंट और आर्टिस्टिक इंसाइट यानी कलात्मक अंतर ज्ञान को वो प्रकट करते हैं अपनी कला के माध्यम से, हालांकि उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती है। देयर वर्क आर आ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट, कि जो उनका वर्क होता है वो एक स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट है, यानी प्रेरक एक विरोधी तत्व है, टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफस्प्रिंग, कि बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम ऑफस्प्रिंग यानी इसी धारा की जो संतानें हैं, यानी आगे जो इसी धारा में जो लोग काम करेंगे, उनके लिए अपने आप में एक प्रेरक तत्व हो गया, प्रेरक विरोधाभासी चीज हो गई, कंट्रास्ट हो गया, तुलना हो गई, अंतर हो गया। कंट्रास्ट माने तुलना या अंतर। आगे देखें जरा, अराउंड द टाइम, यानी ये शैली उनके लिए भी बहुत कीमती होगी जो आगे इसमें काम करेंगी। अराउंड द टाइम ड्यूबुफेट वाज प्रोपाउंडिंग द कॉन्सेप्ट। अब अराउंड द टाइम, अब समय आने पर, जब ड्यूबुफेट वाज प्रोपाउंड माने होता है विचारार्थ प्रस्तुत करना है, जब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भारत में विचारार्थ प्रस्तुत किया, एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। तो उन्होंने ये कहा कि अनट्यूटर्ड जीनियस, कि वे महान लोग, वे जीनियस जो अनट्यूटर्ड है, जिनको सिखाया नहीं गया, वाज क्रिएटिंग अ पैराडाइज, कि अराउंड द टाइम, जब समय और हुआ आगे, तो ड्यूबुफेट वाज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, वो अपने इस कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड कर रहे थे, माने विचारार्थ प्रस्तुत कर रहे थे भारत में,
एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग अ पैराडाइज। तो ये अनट्यूटर्ड जीनियस एक स्वर्ग क्रिएट कर रहा था, कहने का मतलब अपनी कला के माध्यम से स्वर्ग का निर्माण। आगे देखें, ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग। अब बहुत साल पहले उन्होंने लिटिल पैच ऑफ जंगल माने जंगल का एक हिस्सा, दैट ही बिगेन क्लियरिंग, जो उसने क्लियर करना शुरू किया, टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन, कि अपने लिए स्वयं के लिए गार्डन बनाने की सोची उसने। स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, जो स्कल्प्टेड किया गया था माने जिसको बनाया गया था स्टोन से, पत्थर से, और रिसाइकल्ड मटेरियल से, यानी उसने एक ऐसा गार्डन बना रहा था जो पत्थर और रिसाइकल्ड मटेरियल से बनना था। रिसाइकल्ड मटेरियल माने वो मटेरियल जिसको कोई चीज, यदि जैसे लोहा है तो वो रिसाइकल्ड मटेरियल है, यदि कोई लोहे की चीज है तो उसको गला के फिर से कोई चीज बनाई जा सकती, या ये कहें कि कोई भी टूटी फूटी चीज का प्रयोग करके, तो रिसाइकल्ड मटेरियल का प्रयोग करके वो इसको बना रहा था। तो इज नॉन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, कि अब वो आज संसार के सामने रॉक गार्डन के रूप में जाना जाता है, पूरे संसार के सामने, जो चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। ठीक, आगे देखें, इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, ये जो ये गार्डन बना रहा है इसका नाम है नेकचंद, और ये 80 वर्ष का एक ओल्ड क्रिएटर है, एक ओल्ड रचयिता है। इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, अब इसको ख्याति प्राप्त है, इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, कि इसको आउटसाइडर आर्ट के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर के रूप में इसको ख्याति प्राप्त है। आगे देखें, भारत में द 50th इश्यू माने प्रकाशन, स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन, यूके बेस्ड मैगजीन। अब यूके बेस्ड मैगजीन पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, अब जो पायनियर माने होता है अग्रणी, जो आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन में जो यूके की एक मैगजीन है रॉ विजन, उसके 15th इशू में यानी 50वें संस्करण में, कि जिस स्प्रिंग 2005 के बसंत के स्प्रिंग के 50वें संस्करण में ये चीज छपी। अब फीचर्स नेकचंद, यानी इस मैगजीन ने नेकचंद को फीचर किया, प्रस्तुत किया, एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उसके रॉक गार्डन के स्कल्पचर को भी, माने जो उसका गार्डन था जो उसने टूटे फूटे मटेरियल से बनाया था उसको उसने भी प्रस्तुत किया। और स्कल्पचर माने होता है मूर्ति कला वगैरह, है ना, रॉक गार्डन स्कल्पचर, और इसका नाम क्या दिया गया, विमेन बाय द वाटरफॉल, इसको ये नाम दिया उस मैगजीन ने, किसने, रॉ विजन ने, अपने 50वें संस्करण में, जो नेकचंद, जिसमें नेकचंद को फीचर किया गया था, माने उसका नेकचंद का उल्लेख किया गया था, ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर, और जो इसकी उसी समय इसकी एनिवर्सरी भी थी, यानी अपने उस पत्र ने, यानी जो मैगजीन है, वो पत्रिका है, उस पत्रिका में इसको छापा गया, और तब छापा गया जब एनिवर्सरी थी उसके, और कवर में उसको छापा गया, यानी फ्रंट पे लगाया गया। आगे देखें, द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। अब जो ये मत है आर्ट ब्रूट का या रॉ आर्ट का, ये उनमें से एक था, दैट वर इन देयर रॉ स्टेट, जो अपनी रॉ स्टेट में था, यानी अपनी कच्ची अवस्था में था, एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, जहां तक कि सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभावों की बात है, इन्फ्लुएंसेस की बात है, उस संबंध में इसको अभी रॉ स्टेट में माना जाता था। इस कला को, कौन सी कला को, आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट की कला को। आगे देखिए, यही आउटसाइडर आर्ट को, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक, कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कि एनीथिंग माने कुछ भी, एंड एवरीथिंग और सब कुछ, कि कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार, कि सिंक माने होता है हौदा या हौज, कि एक टिन से लेकर हौज तक, और फिर वहां से लेकर एक ब्रोकन डाउन कार तक,
टूटी हुई कार तक, कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट, कि वर्क ऑफ आर्ट, एक वर्क ऑफ आर्ट के लिए कोई भी चीज मटेरियल हो सकती है, कोई भी टूटी फूटी चीज हो, एक टिन से लेके कार तक। समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डिजिंग हाइट्स, और ऐसे ही कुछ नेकचंद ने भी अपनी कला के लिए प्रयोग किया है। माने उनका यह मानना था कि कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। इसको नेकचंद ने बहुत डिजिंग हाइट, बहुत चक्कर खाने वाली ऊंचाई तक, यानी ये कहें कि लोग चकरा जाएं, इस हद तक इन्होंने इस मटेरियल को यूज किया अपनी कला में। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। और इन्होंने इस तक इसको यूज किया कि रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट, कि इन्होंने अपनी आर्ट को इस हद में महत्व प्रदान कराया, मान्यता दिलाई कि एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी माने होता है वसीयत, कि इसको एक फिर वसीयत माने जाने लगा, एक धरोहर माने जाने लगा, कि पूरे संसार में इसको एक विशेष महत्व प्राप्त हो गया। आगे देखें जरा कि टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस एंड अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, कि एक अलग तरीके का व्यक्ति डिफरेंस ला सकता है कि यदि वो अपने ड्रीम को, व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, यदि कोई व्यक्ति अपने ड्रीम को जीना सीख जाए तो उसमें वो एक विशेष, टेस्टिमोनी माने सबूत भी होता है, गवाह भी होता है, यानी प्रमाण भी होता है, तो वो अपनी कला से एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस, वो एक विशेष अंतर लाए। अ सिंगल, और उनका ये मानना था कि अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, कि कोई भी व्यक्ति जो अपना स्वप्न जीता है वो कुछ भी कर सकता है, अपनी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी का, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी का या आउटस्टैंडिंग टैलेंट का वो प्रदर्शन कर सकता है, प्रमाण दे सकता है। तो उन्होंने आर्ट को किस रूप में व्यक्त किया? एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी, एक अद्भुत प्रमाण, ऑफ द डिफरेंस, यानी विशेष में, एक विशेष अंतर में एक प्रमाण, कि अ सिंगल मैन कैन मेक, जो एक कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक सिंगल मैन कर सकता है, व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, यानी कोई भी व्यक्ति जो अपने स्वप्न को यदि जीना चाहता है वास्तव में, ये जो वो स्वप्न देखता है करने का, वो कर सकता है अगर वो चाहे तो। फिर आगे देखें, द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय द वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। अब स्विस कमीशन जो है, आयोग है, स्विट्जरलैंड का जो आयोग है जिसका नाम है यूनेस्को, वो इनका सम्मान करेगा बाय द वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन, की ऑफ हिज वर्क। यूरोपियन एक्सपोजिशन यानी यूरोपियन एक्सपोजिशन, अनावरण करना या उसको प्रदर्शित करना, कि उसको प्रदर्शित किया जाएगा इनके कार्य को। और कब इनको सम्मानित करने के लिए कब प्रदर्शित किया जाएगा? द 5 month इंटरेक्टिव शो, कि 5 महीने का इंटरेक्टिव शो होगा जिसका नाम होगा क्या? रियल्म ऑफ नेकचंद। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट, कि अक्टूबर के ही शुरुआत में, ये मतलब अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, कि स्विट्जरलैंड के जो लीडिंग म्यूजियम होंगे, जो ऊपर के उच्च स्तर के जो म्यूजियम हैं स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में, इटली में, यहाँ सब जगह इनकी कलाकारी का प्रदर्शन, नेकचंद की कलाकारी का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका नाम है वुमेन बाय द वाटरफॉल। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन। अब जो इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय द माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। और नेकचंद इस पर क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा तो पुरस्कार ये है, इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, कि कोई मेरे गार्डन से गुजरे, एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, और लोगों को देखना कि वो मेरे आनंद को, मेरी क्रिएशन को एंजॉय कर रहे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। बिंद्रा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2005। तो ये जो चैप्टर वो यही समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और कमेंट में हमें जरूर बताइए। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।